सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर माइंड मैप के साथ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। पहले वाले चैप्टर आए हो आपने देख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में जो बच्चे लिख रहे हैं उनको गारंटी 100% की है। तो शुरू करते हैं और टाइम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है, 10 मिनट्स में हमें खत्म करना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो रहेगा हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। होता क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर? आप देखते हैं फंक्शनल डिविजनल दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है उसको हम समझते हैं। नोटबुक में लाइन लिख लीजिए फंक्शनल के बारे में। वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हैविंग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, दो बार बोलेंगे। यहां पर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट बन रहा है और वो भी वहां पर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं स्पेशलाइज। जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, आपका परचेज का डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग का अलग और फाइनेंस का अलग। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट के बनाए जाते हैं फंक्शंस के बेस पे, तो सिंगल प्रोडक्ट अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, अलग अलग हमने फंक्शन के बेस पे, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इस फंक्शनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या होते हैं? व्हाट आर द मेरिट्स? आपको क्या लगता है क्या फायदा होता है? अगेन इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो बेनिफिट होता है वो है हमारा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी जो एम्प्लॉय, जो पर्सन एक पर्टिकुलर काम कर रहा है सुबह शाम करते करते उस फंक्शन को स्पेशलाइज हो जाता है। डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रहती है, दे हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन। इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है। इफेक्टिव मैनेजरियल ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग भी आराम से पॉसिबल हो जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जब आपके पास एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, हर एक के पास टारगेट है इस गोल को अचीव करने का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और अलग अलग डिपार्टमेंट अगर काम करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ तभी वो गोल अचीव हो पाएगा। जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट है तो सबको पता है इस ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये हमारे हैं 5 मेरिट ऑफ फंक्शनल। दूसरा जो आता है वह है डीमेरिट। जब अगर अच्छाई है तो बुराई भी होंगी। क्या इसमें कुछ बुराई हो सकती है? हाँ, कई बार क्या होता है आपस में एक दूसरे डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, म्यूचुअल किसी भी बात को लेके, काम को लेके, टारगेट्स को लेके, कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसकी वजह से सेल अच्छी हो रही है, तो डिपार्टमेंट्स में हो जाता है इनइफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। कई बार जो कोऑर्डिनेशन है बट उतना अच्छा नहीं जितना हमें चाहिए था, तो वो भी एक डिमेरिट हो जाता है और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल कम होती है। देन बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, वो है डिविजनल। डिविजनल की खास बात क्या रहेगी? यहाँ पर एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट है वैरायटी के वो बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सेपरेट फंक्शन स्ट्रक्चर है हर प्रोडक्ट के लिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग फंक्शन थे एक प्रोडक्ट के लिए, ऐसे अगर यहाँ 3 प्रोडक्ट हैं तो तीनों के लिए फंक्शन अलग अलग होंगे। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीनों में अलग होगा, मार्केटिंग वाला अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, सेल्स का अलग होगा। तो यहाँ पर इन केस ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या शॉपिंग प्रोडक्ट जैसे क्लोथ्स हैं, शूज हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर होता है। फाइन। तो नेक्स्ट अब देखते हैं डिविजनल के बारे में, पढ़ते हैं क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। सबसे पहले अलग अलग आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इजी एक्सपेंशन है, क्योंकि आपको पता है एक प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, किसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, उसी पे आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे, तो एक्सपेंशन इजीली पॉसिबल है। फाइन। देन यहां हमने टाइम चालू कर दे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, और ज्यादातर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में। तो यहां पर हमने मेरिट डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन है, एक्सपेंशन इजी है, डिसीजन मेकिंग क्विक रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि हाँ जवाबदेही, अगर एक प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, एक में प्रॉब्लम आ रही है, तो बाकी के 2 प्रोडक्ट के लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इन्हीं को पकड़ेंगे हम लोग, और स्किल डेवलपमेंट बेहतर रहती है। डीमेरिट क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का पर्सन अलग है, सेल्स का पर्सन अलग है, तो आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट के लिए रखने पड़ते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कई बार वो इग्नोर हो जाता है, हर आदमी को अपने ही प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा फोकस रहते हैं। तो यहां पर ये इसके डीमेरिट्स हैं। चलिए अब देखते हैं 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या रहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स? सबसे पहले स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग पोजीशन, क्योंकि सारी जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप है, पोजीशंस है, वो सबको डिफाइन है। रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर रहता है, डेलिबरेटली डिजाइन किया था ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, और यहां पर काम के ऊपर फोकस होता है, बेकार की बातों में नहीं। दे मीट, दे हैव द गेट टुगेदर, दे टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और जो काम मिला उसको पूरा करने के लिए। एंड जो इनके एफर्ट्स हैं वो काफी इंटरलिंक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डेडलाइंस मिली होती है, टारगेट्स मिले होते हैं इनको अचीव करने के लिए। उसी तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर से ही निकलती है, बट यहां पर ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकलती है, बट यहां पर कोई जो डायरेक्शन नहीं है किसी पर्टिकुलर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का कि आपको इस तरह का स्केलर चेन फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे ग्रुप्स बन जाते हैं कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से, स्पॉन्टेनियस और फ्लूइड रहता है यहाँ पे, कोई भी रिजिड नहीं है। एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है यहाँ पे, सोशल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती। देन बात आती है प्रोसेस। इस प्रोसेस के ऊपर भी हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पे आपने एक्रोनिम याद किया होगा आइडिया का, उसी को ब्रेकअप करते हैं। आई से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क।
डी से डिपार्टमेंटाइजेशन, यानी आपने काम को पहले डिवाइड किया, उस काम के हिसाब से सिमिलर काम को एक जगह डिपार्टमेंट्स बना दिए, उसके बाद हर आदमी को उसका रोल असाइन कर दिया एंड एस्टैब्लिश कर दिया रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जब हम केस पे क्वेश्चन देते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा क्वेश्चन कि यहाँ पे एक दिवाली मेला किया गया, सबको अपना अपना जो डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, उसके बाद भी वो दिवाली मेला फेल हो गया। उसमें क्या चीज मिसिंग थी? वहां पर ड्यूटीज असाइन नहीं थी, या फिर ड्यूटी भी असाइन कर दी उसके बाद भी फेल हो गया, तो क्या था? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन नहीं थी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो यहां पर हम ऐसा पूछ सकते हैं कि सेकंड के बाद वाला स्टेप पूछ सकते हैं, थर्ड वाला, या थर्ड से पहला कौन सा स्टेप आता है, या फिर हम फोर्थ दे देंगे, इससे पहले वाले 3 लिखिए। कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये वाला प्रोसेस इसी तरह से याद करना है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या फायदा होता है? सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आती है। आप देखते हैं जब भी काम डिवाइड होता है, डिपार्टमेंट बन जाते हैं, हर आदमी सुबह शाम अपना काम कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली हो जाती है। देन क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, हर आदमी को अपना रोल पता है, काम पता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो उसमें क्लैरिटी रहती है। रिसोर्सेज अच्छे ढंग से यूज होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एडेप्टेशन टू चेंज, जब भी कोई चेंज आएगा तो सब मिलकर उस चेंज के लिए पॉजिटिव रहेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन काफी अच्छा होता है, जो स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखा जाता है, और ग्रोथ एक्सपेंशन पॉसिबल होती है अगर आप ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं तो। देन बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की। यहां पे आप देखते हैं कि डेलीगेशन होता है सुपीरियर और इमीडिएट सबऑर्डिनेट के बीच में, बट अगर वहीं पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे सभी टॉप से लेके लोअर लेवल तक अगर आपने अथॉरिटी स्प्रेड कर दी है, डेलीगेट कर दी है, तो बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर डेलीगेशन के अंदर और डिसेंट्रलाइजेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखी है तो उससे क्या होगा? इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स, उनको काफी सारा मोटिवेशन मिलता है कि ओके हमें भी पावर मिली है डिसीजन लेने के लिए। इट डेवलप्स द मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आपके अच्छे अच्छे मैनेजर्स तैयार हो रहे होते हैं, उनका टैलेंट निकल के आता है। डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है, टॉप मैनेजमेंट रिलीफ हो जाती है। क्यों? उन्होंने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया और नीचे लेवल तक अब वो निश्चिंत है और मेजर काम, जो मेजर डिसीजन मेकिंग उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, पॉलिसी मेकिंग में। फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ अच्छी हो जाती है एंड बेटर कंट्रोल होता है। वहीं पे अगर आपने डेलीगेशन कर रखा है तो क्या रहेगा इसका इंपॉर्टेंस? सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी जो आपका इमीडिएट एम्प्लॉय है वो उसकी काफी डेवलपमेंट हो रही है, उसको नया नया काम सीखने को मिल रहा है, चैलेंजेस को फुलफिल कर रहा है, और एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं अगर आप उनको कुछ भी काम या ड्यूटी या अथॉरिटी देते हैं। ग्रोथ होती है एंड इट इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की, जब आपने अपने नीचे अथॉरिटी देना स्टार्ट किया तभी टॉप, मिडल, लोअर लेवल बनेंगे। एंड लास्ट में है बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन तभी अच्छी होगी जब आपने डेलीगेशन दे रखा है। तो कुल मिला के ये सारे हमारे पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और अच्छे से नोट्स बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए पॉज करके, और जल्दी मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के लिए। तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू। चैप्टर जो अगला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से के लिए, मिस मत करना उसको। थैंक यू ऑल।